हेलो हाई फाइव लर्नर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 का दूसरा चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में आज हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशंस को जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है ना कि इनिशियली ये वाइडली एक्सेप्टेड था साइंटिफिक कम्युनिटी में कि ये जो लाइफ है ना वो वाटर में ओरिजिनेट हुआ है। बट कुछ रिसर्चर्स को का ये मानना था कि लाइफ जो है ना एक बड़े से समुद्र में ना होकर के एक छोटे से पूल में, मतलब हाँ, वाटर पूल्स में ओरिजिनेट हुआ। टाइम टू टाइम इन्वायरमेंटल कंडीशंस के चेंज होने से क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के चेंज होने पर उनके अंदर इवोल्यूशन आया। ठीक है, और इस टाइप के क्लाइमेट में और एक चीज़ और मेंशन है यहाँ पे पुगा वैली के बारे में। लद्दाख के पुगा वैली का मेंशन है। एक्चुअली वहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो अर्थ का सिमिलर कंडीशन होता था वैसा कंडीशन अभी भी है वहाँ पे। बहुत हाई टेम्परेचर, लगभग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर होता है ना उतना इवन इन कोल्ड क्लाइमेट में भी वहाँ का इतना ही टेम्परेचर होता है। और ऐसे इन्वायरमेंट में हीट लविंग बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स रहते हैं जो कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है। तो ये कह रहा है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आखिरकार सेल सेल जैसी चीज एक बैरियर दैट डिफाइन अ सेल, वो स्टार्ट मतलब एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का उन लोगों ने नोटिस कैसे किया। तो एक्चुअली बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ना हॉट स्प्रिंग में क्या पाया ना कि एक कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना रैपिडली फाउंड होता है उस बैक्टीरिया के अराउंड और डिपोजिट होकर के प्रोटेक्शन करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन और एक्सट्रीम कंडीशन से। तो इस तरीके से डिफाइन होता है। मतलब एक सेल का कहीं ना कहीं नींव पड़ चुका था, उन लोगों को अंडरस्टैंड आने लगा था, समझ में आने लगा था आखिरकार ये क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरे इस वाले लाइन में ये बताया गया है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल्स के बारे में। यूनिसेलुलर सेल्स क्या होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सब वन सेल वाले सब यूनिसेलुलर हुए यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर में लाइक प्लांट हो गया, फिश हो गया, बर्ड हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इसलिए मल्टी सेलुलर है। ठीक है, सेल होता क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, टिश्यू बोलेंगे। और डिफरेंट टिश्यू जो ऑर्गेनाइज करके एक ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन साथ में वर्क करते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मेंशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जैसे कि नेजल पोर हुआ, नेजल कैविटी हुआ, ट्रैकिया हुआ, लंग्स हुआ, ये सब मिलकर के क्या कॉम्प्राइज करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर भी वो लोग थोड़ा सा सपोज्ड होते हैं, मीन्स मतलब सोचते हैं कि आखिरकार कैसे पॉसिबल है कि इवन व्हेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू, सेल्स ही जो है ना ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यू बना रहा है, ऑर्गन बना रहा है, ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। फिर भी सेल को क्या कहा गया है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारा घर है तो हमारे घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ईंट है। वैसे ही हमारे शरीर का, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बिल्डिंग ब्लॉक है क्या है, वो तो सेल ही है ना। तो और इस तरीके से वो सरप्राइज होते हैं कि दिस मेक्स अस वंडर हाउ एक छोटा सा सेल्स कैसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, कैसे डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और क्या ये सेल हमेशा जिंदा रहते हैं क्या, या फिर मरते भी हैं? तो यही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। अब सेल होता है बहुत छोटा, तो कैसे हम इसकी स्टडी करेंगे? तो क्योंकि हमारे आईज का जो रिजोल्यूशन होता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर ही है, और सेल तो होते हैं बहुत छोटे। तो हमारे ह्यूमन नेक टाइप से देखना तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लेंस के बारे में तो पढ़ा ही है, ले मीन्स, हाँ लेंस। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से क्या बनता है ना, माइक्रोस्कोप बनता है। लाइक एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेंगे, आईपीस लेंगे, और इन सब की हेल्प से मैग्नीफिकेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके हम देख पाते हैं।
तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को रॉबर्ट हुक ने अप्लाई करके अपना एक सेल्फ डिजाइनेटेड माइक्रोस्कोप बनाया, जो कि 200 टू 300 एक्स मैग्निफिकेशन पे तो दिखा सकता था। तो उन्होंने ने फर्स्ट डेड सेल को देखा, ठीक है, कब देखा? 1665 में। ये पहले साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने डेड सेल जो है ना देखा। कहाँ पे? तो पेड़ जो होता है ना, पेड़ पेड़ के जो खाल होते हैं, कॉर्क होता है, तो उन्होंने क्या उसमें देखा ना कि छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं और उन्होंने उसे सेल नाम दिया, ठीक है। तो कॉर्क के स्लाइस में उन्होंने ये चीज़ देखा था। और डिफरेंट यहाँ पर मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन को लेकर के दिखाया गया है कि आप अपने स्कूल लैब में बहुत सारे टाइप के सेल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जो मोस्ट फेमस होता है वो अनियन पील का होता है, फिर हम अपने चिक सेल्स को देखते हैं। और यहाँ पर इस वाले में वो लोग साइज ऑफ अ सेल को एस्टिमेट करेंगे, कुछ रूलर वगैरह के हेल्प से उसको निकालने का यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है कि आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेटेड साइज ऑफ एन अनियन पील, डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड लेंगे इन माइक्रोमीटर और नंबर ऑफ सेल्स को उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा एस्टिमेटेड साइज ऑफ एन एम्पल निकल आएगा, ठीक है। ये पूरा इसी एक्सपेरिमेंट को रिफाइन करके दिखाया गया कि कैसे क्या हो सकता है। तो थोड़ा माइक्रोस्कोप ये सब सिंपल पॉइंट्स हैं, पार्ट्स ऑफ एन मैग्निफिकेशन दिस। टाइम टू टाइम धीरे धीरे इस सब में भी इम्प्रूवमेंट आया। माइक्रोस्कोप जो है ना एक पावरफुल टूल में बदल गया सेल्स के स्टडिंग के लिए। और आफ्टर जब अब जाहिर सी बात है कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए हैं, तो वो और भी छोटी से छोटी चीज़ों को मैग्नीफाई करके देख सकता है। तो इसी के बारे में मेंशन है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा है कि सेल जो है ना ऑर्गेनाइज करके into specialized tuition organ and collectively perform a specific function। वो क्या करते हैं? specific functions perform करते हैं। For this cells to function as unit, ये cells एक function की तरह क्या करें? फंक्शन करें। दे मस्ट बी एबल टू, अब मान के चलो ये एक एरिया है जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं। तो ज़रूरी है ना कि सेल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करे, एक दूसरे के साथ अपने सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करे। तो दिस सेल्स इंटरेक्शन अकर एट सेल बाउंड्री। लेकिन ये सारी चीज़ें एक बाउंड्री के अराउंड ही होती है, ठीक है। इन बाउंड्री के अराउंड होती है, तो क्या बाउंड्री में हर कोई जा सकता है और आ सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं हो सकता। तो वेयर सब्सटेंस मूव बिटवीन द सेल्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो इनफैक्ट जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं ना, वो अपने मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब टॉप नाम क्या मेंशन हुआ पर? सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो द सेल मेम्ब्रेन इज अ थीन बाउंड्री दैट सराउंड अ सेल एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट। सेल मेम्ब्रेन क्या है ना, एक बाउंड्री है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है और उसके कंटेंट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। ये डिफाइन करता है इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको मैं जरा सा हाईलाइट कर देती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट टर्म यूज हो। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज मेंशन होगा, सेलेक्टिवली परमिएबल। ये जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ना, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। अब सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्टिव टर्म का यूज हो रहा है, मतलब क्या हुआ? सेलेक्टिव टर्म का मतलब मीन्स सबको ही नहीं जाने देगा, कुछ सेलेक्टिव चीजें हैं वो उन्हीं को पास करने देगा और बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। बस सेल मेम्ब्रेन यही हुआ कि सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है ना, कहाँ पे पढ़ा है? हम लोगों ने लंग्स में पढ़ा है कि वो कैसे कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मूव करता है एल्वोलाई के अक्रॉस, ठीक है। तो ये उस तरीके से ही। अब ये सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी को ना एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और इसी एक्सपेरिमेंट में ऑस्मोसिस के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। ऑस्मोसिस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट है क्या, मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि दो बीकर लेंगे, बीकर ए और बीकर बी लेंगे। दोनों में, एक में सिंपल वाटर डालेंगे, एक में सॉल्ट, 20% सॉल्ट या शुगर डालेंगे। दोनों में क्या डालेंगे? आलू को काट करके डालेंगे, ठीक है। अब जो सिंपल वाटर में रहेगा ना, वो लगभग 1 घंटा के बाद क्या होगा ना, वो स्वेल हो जाएगा। क्यों होगा आगे जानते हैं हम लोग। और ये सॉल्ट वाला भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो तो सॉल्ट और शुगर वाला जो बीकर है वो श्रिंक कर जाएगा आफ्टर 1 आवर। एक्चुअली होता क्या है ना, आखिरकार क्यों बीकर ए का साइज इंक्रीज कर जाता है, मतलब स्वेल कर जाता है?
क्योंकि क्या होता है ना, वेट ऑफ अ पोटैटो और बीकर बी जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, द सेल मेम्ब्रेन अलाउज वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बट नॉट द शुगर एंड सॉल्ट मॉलिक्यूल। अब ये वाटर जो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अक्रॉस जा पाता है, और लेकिन शुगर सॉल्ट मॉलिक्यूल नहीं कर पाता। तो वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया विथ मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट। वाटर कहाँ मूव करेगा, मोर वाटर से लेस सॉल्यूट की तरफ, टू एन एरिया वेयर लेस वाटर, जहाँ कम पानी हो और कम सॉल्यूट हो, सॉरी ज़्यादा सॉल्यूट हो। तो इस तरीके से ये दिस मूवमेंट ऑफ वाटर जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ क्या मेंशन है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, जो नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होता है ना, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन, बिना मेम्ब्रेन के थ्रू भी। तो ऑस्मोसिस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो और ये क्या हुआ, और डिफ्यूजन क्या हुआ, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की एंड कॉन्सेंट्रेशन के रिगार्डिंग, तो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे आइसोटोनिक के बारे में मेंशन है, हाइपोटोनिक के बारे में मेंशन है और हाइपरटोनिक के बारे में मेंशन है। आइसो मतलब होता है क्या, आइसो का क्या मतलब होता है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग क्या है वो सेम होता है, इक्वल होता है। तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में और इंट्रा सेलुलर मीडियम में जब इक्वल हो तो उसे आइसोटोनिक कहेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर का कॉन्सेंट्रेशन इंट्रा सेलुलर के कॉन्सेंट्रेशन से कम हो तो वो हाइपोटोनिक होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन इंट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन से कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा, तो वो हाइपर हुआ, मीन्स ज़्यादा हाइपरटोनिक हुआ। तो यही टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। और अब हम